अंश बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने बिहार की जलवायु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी। आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को बिहार में जो कृषि है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने का कोशिश करूंगा। बिहार में कृषि को जानने से पहले हम लोग देखते हैं कि थोड़ी सी बिहार के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बिहार में जब हम उसका भौगोलिक क्षेत्रफल देखते हैं तो यह लगभग 94 लाख हेक्टेयर है। कहीं कहीं आपको 93.60 लाख हेक्टेयर भी देखने को मिलेगा। 2011 की जनसंख्या के अनुसार 94 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्रफल उसमें 10 करोड़ 38 लाख लोग निवास करते हैं। इसमें से अर्थात कि 10 करोड़ 38 लाख लोगों में से 52% जो जनसंख्या है वह ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। सकल जो बुआई क्षेत्र है बिहार में वह लगभग 79.46 अर्थात 79.46 लाख हेक्टेयर है। वहीं निवल बुआई क्षेत्र जो है वह 56.06 लाख हेक्टेयर है। यह जो दो चीज है यह आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। जोतों की कुल संख्या की जब हम बात करते हैं एक तो वह है 1.04 करोड़ एक हेक्टेयर पर। कहने का अर्थ है कि एक हेक्टेयर से कम भूमि वाला यानी कम जोत वाला की संख्या सीमांत जोत जिसको हम लोग सीमांत जोत कहेंगे वह है 83%। बिहार में अर्थात कि राज्य के जो जीडीपी है उसमें कृषि का योगदान 18% है, जबकि इस 18% में हम देखते हैं कि लगभग 70% श्रमिक जो है अपने जीविका के लिए इसी कृषि पर निर्भर करते हैं। खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो बिहार का स्थान भारत में 7वां है, जो देश के कुल जो खाद्यान्न उत्पादन होता है उसका 6.6% भाग को उत्पादित करता है। अब हम लोग इसको देखेंगे सब फसल पैटर्न को, तो जो कुल खाद्यान्न लगभग 93.47% है, जिसमें अनाज जो उत्पादन होती है वह होती है 86.57%। वहीं दलहन की जो खेती होती है वह होती है 6.90%। तिलहन को जब हम देखते हैं तो वह होती है 1.52%। यह जो ब्लॉक जो हम दे रहे हैं जिसमें इस जो पैकेज जो है यह पैकेज आपको फुली एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप यह आंकड़ा को याद कर लेंगे। बिहार की जो मिट्टी की प्रकृति है चाहे जलवायु का जो आधार है उसके अनुसार बिहार के कृषि को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, जिसको हम लोग नक्शे के ऊपर देखेंगे। बिहार की मिट्टी की प्रकृति तथा जलवायु के आधार पर बिहार की कृषि को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। प्रथम क्षेत्र है वो है उत्तर और पश्चिम का क्षेत्र, आप इसको यहां से बांट लेंगे। दूसरा क्षेत्र है वो है पूरब का और उत्तर का क्षेत्र, पूर्व और उत्तर का। पहला क्षेत्र हम कह रहे हैं पश्चिम और उत्तर, और तीसरा क्षेत्र है वह है दक्षिण का जलोढ़। जहां हमको देखने को मिलता है उत्तर और पश्चिम का जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत आपको पश्चिमी चंपारण मिलेगा, पूर्वी चंपारण मिलेगा, उसके साथ साथ गोपालगंज, सिवान, मधुबनी, दरभंगा, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, बेगूसराय, सारण तथा समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर समेत कुल 13 जिले इसमें देखने को मिलेंगे। वहीं उत्तर पूर्व के क्षेत्र को जब हम देखेंगे तो उत्तर पूर्व यानी द्वितीय क्षेत्र को हम लोग देखते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे यहाँ पर सुपौल के बाद मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया,
खगड़िया, कटिहार, किशनगंज, सहरसा समेत कुल 8 जिला इसमें है। तीसरा जो क्षेत्र है अर्थात तृतीय क्षेत्र जो दक्षिण का जलोढ़ मैदानी क्षेत्र है, इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, बांका, भागलपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, बक्सर, भोजपुर, अरवल, गया, जहानाबाद, पटना, नवादा, नालंदा। इस समय टोटल अर्थात कहने का अर्थ है कि गंगा के दक्षिण के क्षेत्र में गंगा के दक्षिणी के कुल 18 जिले जो आते हैं वो सभी आ जाते हैं। इस तरह से हम लोगों देखते हैं। अब यहां हमको देखने को मिलता है जहां उत्तर और पश्चिमी के क्षेत्र में यहां आपको वर्षा देखने को मिलेगी 104 सेंटीमीटर से लेकर के करीब करीब 145 सेंटीमीटर तक। दूसरा क्षेत्र हमको जो देखने को मिलता है उत्तर पूर्व का क्षेत्र, वहां हमको वर्षा देखने को मिलते हैं 120 सेंटीमीटर से लेकर करके 170 सेंटीमीटर तक। और तृतीय क्षेत्र जो है वह है जो दक्षिण का जलोढ़ मैदान, जहां हमको औसत वर्षा देखने को मिलती है 99 सेंटीमीटर से लेकर करके 130 सेंटीमीटर तक। अब पूरे बिहार का जब हम लोग देखते हैं औसत मतलब वर्षा, वह वर्षा हो जाती है 125 सेंटीमीटर। ऋतुओं के अनुसार बिहार के प्रमुख फसलों को हम लोग, जो बिहार का प्रमुख फसल है, इसको हम लोग 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। जो पहला है इसका वो है खरीफ फसल। खरीफ फसल। दूसरा जो है वो है रबी फसल। और तीसरा आपको मिलेगा वो है गर्मा, या तो इसको हम लोग बोलेंगे जायद फसल। जायद फसल। अब हम जो एग्जामिनेशन में पूछता है वह पूछता है कि खरीफ फसल कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, अब कौन कौन से हैं। अब खरीफ फसल को हम लोग जानते हैं, इस फसल को दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के समय, यानी दक्षिण भारत में जब जो दक्षिण पश्चिम का मानसून आता है अरब सागर क्षेत्र का, उसके समय में बोया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मई से लेकर करके जुलाई तक, मई से लेकर के जुलाई तक इसको बोया जाता है। तथा दक्षिण पश्चिम मानसून जब वापस लौटना स्टार्ट करती है अर्थात कि सितंबर में से लेकर करके अक्टूबर, यह लौटने के समय में इसको हम लोग कर देंगे बुआई और यहां कटाई। यार देखिए मई जून में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में यह काट लिया जाता है। यह एग्जामिनेशन के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, कारण कि बीपीएससी ही नहीं बहुत से एग्जामिनेशन में यह पूछ चुका है कि खरीफ फसल कब बोया जाता है या कब काटा जाता है। इसके अंतर्गत धान, कपास, गन्ना, बाजरा, मक्का तथा अरहर इत्यादि आते हैं, प्रमुख रूप से धान। दूसरा जो है रबी फसल। रबी फसल यह बसंत ऋतु की फसल है। इसमें हम देखते हैं कि अक्टूबर दिसंबर भी देखने को मिलेगा, यानी अक्टूबर से दिसंबर तक बोया जाता है। अब गर्मी का ऋतु प्रारंभ होने के पहले काट लिया जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि फरवरी से लेकर करके अप्रैल तक यह काट लिया जाता है। तीसरा जो फसल है वो है गर्मा फसल या जायद फसल।
यह दोनों के बीच के अंतराल में जो खाली जगह है, यानी कि जो महीना खाली है, उसी में बो करके काटा जाता है। हम कह सकते हैं खरीफ और रबी फसलों के बीच यानी मध्यकाल में बोई जाने वाली फसल को हम लोग इसको गर्मा फसल बोलेंगे, जो मार्च में बुआई करते हैं और जून में काट लेते हैं। इसके अंतर्गत जो मुख्य फसल है वो है तरबूज। दूसरा इसमें है खरबूज, ककड़ी, खीरा, कुछ सब्जियां और जूट। रबी में हम लोग देखते हैं इसमें प्रमुख रूप से गेहूं, चना, जौ, मटर, तंबाकू, सरसों और आलू, यह फसल आपको रबी के अंतर्गत आता है। अब हम लोग बिहार की जो प्रमुख फसलें हैं उसको एक एक कर हम देखने का कोशिश करते हैं। बिहार की जो प्रमुख फसल है उसको जब हम देखते हैं तो सबसे पहला जो आता है वो आता है धान का। धान उत्पादन के दृष्टि से बिहार की सबसे प्रमुख फसल जो है वह धान है। यह आपको बीपीएससी ही नहीं साथ साथ अन्य एग्जामिनेशन के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार यह पूछ चुका है कि बिहार की प्रमुख फसल कौन सी है, तो आप धान। उपज के दृष्टि से यानी धान में बिहार की उपजें जो होती है वह 3 तरह से होती है। वह 3 तरह से कौन कौन है? वो है भदई, दूसरा जो है वो है अगहनी, और तीसरा जो है वो है गरमा। यह 3 फसल है धान की जो हम लोग उपजाते हैं, यानी कि बिहार के लोग पैदा करते हैं। इसमें से अगहनी जो है वह प्रमुख फसल है। बिहार में धान की जो उत्पादन होता है उसमें वृद्धि लाने के लिए बिहार सरकार ने जो प्रमुख पद्धति का उपयोग किया है वह है, पहला जो पद्धति है वो है श्री विधि। श्री विधि, इसके द्वारा बिहार सरकार धान की फसल में वृद्धि करने का कोशिश कर रहे। दूसरा है जीरो टिलेज विधि। यह दूसरा है जीरो टिलेज विधि, जिसके द्वारा धान की फसल को बढ़ाने का कोशिश किया जा रहा है। धान के जो फसल का है वो जिलेवार हम वितरण करते हैं। वितरण को जब हम देखते हैं तो वहां देखते हैं कि पश्चिमी चंपारण, उसके बाद में देखने को मिलेगा रोहतास, औरंगाबाद, और साथ ही साथ आपको बांका। इन जिलों में धान की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। बिहार में रोहतास जिला जो है, यह रोहतास, इसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल पर धान की खेती की जाती है। यानी एग्जामिनेशन में अगर पूछता है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल में धान की खेती कहाँ होती है तो आप लोग रोहतास को ही टिक करेंगे। साथ साथ आता है कि सबसे कम का बात, जो सबसे कम उत्पादन की दृष्टि से हम लोग देखते हैं वह है खगड़िया। दूसरा जो प्रमुख फसल है बिहार का वह है गेहूं। गेहूं की जब हम बात करते हैं तो बिहार का दूसरा सबसे प्रमुख फसल है। हाल के दिनों में अर्थात विगत कुछ वर्षों में देखने को हमें मिल रहा है कि धान के उत्पादन में काफी गिरावट आई है। जहां तक बात होती है जिलेवार इसका वितरण का, तो यहां भी हमको देखने को मिलता है रोहतास, उसके साथ साथ आपको मिलेगा पूर्वी चंपारण और सिवान। पूर्वी चंपारण, उसके बाद सिवान, इन जगहों पे गेहूं की खेती होती है। सर्वाधिक क्षेत्रफल की जब हम बात करते हैं तो पुनः हमको रोहतास जिला देखने को मिलता है, जहां पर सर्वाधिक क्षेत्र में
गेहूं की खेती की जाती है। सबसे कम की बात होती है, यानी कम गेहूं उत्पादन की बात, वह है शिवहर। शिवहर में सबसे कम गेहूं के उत्पादन होती है। तीसरा जो हम लोग देखेंगे प्रमुख बिहार की फसल, वो है मक्का। बिहार का तीसरे प्रमुख फसल है वो है मक्का। इसके लिए दोमट मिट्टी सर्वाधिक उपयोग होते हैं, अर्थात कि दियारा का क्षेत्र और बाढ़ग्रस्त का क्षेत्र भदई मक्का के लिए सर्वाधिक उत्तम होता है। भारत का जो कुल उत्पादन होता है मक्का का, उसमें 8.9% मक्का बिहार में ही होती है। जिलेवार जब हम मक्का का वितरण देखेंगे तो वहां देखने को मिलेगा खगड़िया, उसके साथ साथ आपको मिलेगा समस्तीपुर और बेगूसराय, समस्तीपुर, उसके बाद में बेगूसराय। यहां सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वह है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल में मक्का का उत्पादन खगड़िया में होता है, यह याद कर लेंगे। परंतु बेगूसराय को मक्का का घर कहा जाता है, इसको बोला जाता है मक्का का घर। कारण यहां क्षेत्रफल की बात होती है, लेकिन जितना मक्का होता है उसका 40 से 50% मक्का आपको बेगूसराय में ही उत्पादन होती है। सर्वाधिक मात्रा जो जहां हमको देखने को मिले वाले क्षेत्रफल से यहां, लेकिन उत्पादन में सबसे ज्यादा यहां हो रहा है। और सबसे कम मक्का, जो कम मक्का है वह हो रहा है आपको औरंगाबाद जिला में। औरंगाबाद जिला में मक्का का उत्पादन सबसे कम होता है, औरंगाबाद। अब बिहार में हम लोग देखेंगे मोटा अनाज को। मोटा अनाज के अंतर आगे हम लोग देखते हैं बिहार में मोटा अनाज। मोटा अनाज के अंतर्गत आता है जौ, मरुआ। मरुआ का एक और नाम आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा रागी। उसके बाद आता है ज्वार और बाजरा। जिलेवार जब हम वितरण की बात करते हैं तो मधुबनी, किशनगंज और मुजफ्फरपुर में आपको मोटा अनाज सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। लेकिन सबसे कम जो बात आती है, सबसे कम मोटा अनाज की, वह है शेखपुरा। शेखपुरा में मोटा अनाज बहुत कम आता है। मोटा अनाज में सर्वाधिक मात्रा में जौ का उत्पादन किया जाता है, जो कि आपको एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्व है प्रथम अनाज। लेकिन जो अति महत्वपूर्ण है वह है कि बिहार में जो मरुआ का उत्पादन होता है, इसमें भारत में प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान है मरुआ के उत्पादन में भारत में। वहीं देखेंगे कि जौ का स्थान दूसरा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बिहार में दलहन का। बिहार में दलहन के अंतर्गत आता है मरुआ, मसूर, खेसारी, मूंग एवं अरहर। जिलेवार हम लोग वितरण देखते हैं तो सर्वाधिक पटना में। यह एग्जामिनेशन के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कारण कि पूछता है कि दलहन की खेती बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा होती है, तो वह है पटना। पटना का जो टाल क्षेत्र है वह फेमस है, यानी कि विख्यात है दलहन उत्पादन के लिए। उसके बाद में गया, उसके बाद मुंगेर। ये 3 प्रमुख जिले हैं जहां दलहन की सबसे ज्यादा उत्पादन होती है। सबसे कम जो बात होता है, कम की बात, तो सबसे कम उत्पादन आपको देखने को मिलेगा, वह मिलेगा शिवहर में। कम, सबसे कम शिवहर में इसका उत्पादन होता है। दलहन के अंतर्गत सबसे ज्यादा
सबसे जो ज्यादा होता है वह होता है खेसारी का, और दूसरे नंबर पर है मूंग। बिहार में सबसे ज्यादा खेसारी का उत्पादन दलहन के रूप में होता है, और दूसरा नंबर पर आपको मूंग देखने को मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं बिहार में तिलहन। हम लोग देखते हैं बिहार में तिलहन को। तिलहन के अंतर्गत आता है राई और सरसों। इसके बाद में आएगा तिल, तीसी, साथ ही साथ सूरजमुखी। ये चार ऐसे फसल हैं जिसको हम लोग तिलहन में रखते हैं। जिलेवार वितरण की बात हम करते हैं तो पश्चिमी चंपारण, उसके बाद आपको बेगूसराय, इसके बाद हम लोग देखते हैं पूर्णिया। इन जिलों में सर्वाधिक मात्रा में तिलहन की खेती होती है। सबसे कम जो बात होती है, कम की बात हम करते हैं, वह है जमुई। जमुई जिला में तिलहन की खेती सबसे कम होती है। सर्वाधिक मात्रा में जो हम लोग तिलहन है, यानी कि बिहार के लोग जो तिलहन उपजाते हैं वह उपजाते हैं सरसों और राई का। तीसी का यहां स्थान दूसरा होता है। तीसी का स्थान दूसरा है, पहला स्थान है राई और सरसों का, और तीसरा स्थान आपको देखने को मिलेगा वह सूरजमुखी का। बिहार में अब कुछ नगदी फसलें भी उपज की जाती है। उसमें स्थान आता है गन्ना का, उसके बाद स्थान आता है जूट का, उसके बाद तंबाकू का। ये तीन ऐसे फसल हैं जिसको कि नगदी फसल के रूप में बिहार में पैदा की जाती है। सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं गन्ना को। गन्ना का जो जिलेवार वितरण है वो है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण के साथ साथ पूर्वी चंपारण और मुंगेर। पूर्वी चंपारण, मुंगेर, जो भी चीनी मिले आपको देखने को मिलेगी वह मिलेगी इन्हीं दो क्षेत्रों में। सबसे कम गन्ना का उत्पादन जो होता है वह होता है बांका में, वह है शेखपुरा। इन दो जगह ऐसे हैं जहां पर आपको गन्ना न के बराबर में उत्पादन के दृष्टि से देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं जूट को। नकदी फसल में जूट बिहार का सबसे प्रमुख फसल है। संपूर्ण देश में जूट उत्पादन में बिहार का लगभग की हिस्सा जो है वो है 18% का। अर्थात कि भारत में जितने भी जूट उत्पादन होते हैं उसमें से बिहार में 18% जूट का उत्पादन होता है। ऐसा हमको देखने को मिलता है कि जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल, असम के बाद बिहार का ही स्थान आता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जूट उत्पादन में पूरे भारत में बिहार का स्थान पश्चिम बंगाल, असम के बाद में तीसरा है। लेकिन वर्तमान में आपको कहीं कहीं यह भी देखने को मिलेगा, यह तो लिखा हुआ मिलेगा कि बिहार का स्थान अब दूसरा आ गया है। भागलपुर में जूट से कपड़ा बनाया जाता है। भागलपुर में कपड़ा बनाने का काम किया जाता है जूट से। स्थानीय स्तर पर जूट के धागा को सुनहरा धागा अर्थात कि गोल्डन फाइबर कहते हैं। इसको सुनहरा धागा, गोल्डन फाइबर कहते हैं। जूट के उत्पादन में हम लोग देख रहे हैं
कि सर्वाधिक मात्रा यानी बिहार के कुल जूट उत्पादन का 70% अकेले पूर्णिया में होता है। 70% भाग पर 70% जो कुल उत्पादन है बिहार का, उसमें पूर्णिया का स्थान है। कभी कभी आपको किशनगंज भी देखने को मिलेगा, कारण दोनों सटे हुए जिले हैं। एक समय में यहां ज्यादा उत्पादन हो जाते हैं तो दूसरे साल यहां ज्यादा उत्पादन होती है। जिस हिसाब से लोग गणना करते हैं उसी हिसाब से इसको अपने आंकड़ा में प्रदर्शित कर देते हैं। तीसरा स्थान है जो नकदी फसल का, उसका है वो है तंबाकू। भारत में जो स्थान है तंबाकू उत्पादन का, वो बिहार का 6ठा है। यह है भारत में बिहार का स्थान 6ठा। वहीं भारत का स्थान पूरे विश्व में 3रा है। विश्व में भारत का स्थान 3रा है। जब हम देखते हैं कि इसका उत्पादन किन किन क्षेत्रों में होता है तो हमको देखने को मिलेगा दरभंगा, पटना, इसके साथ भागलपुर। इन 3 जगहों पर आपको तंबाकू उत्पादन देखने को मिलेगा। वर्तमान समय में हमको देखने को मिल रहा है कि समस्तीपुर में भी बहुत ज़्यादा तंबाकू का खेती की जा रही है और अभी प्रथम स्थान वह प्राप्त किए हुए हैं। इसके बाद एक और फसल आती है जो बिहार में बहुत प्रमुख रूप से है, वह है मखाना। मखाना पूरे भारत में ही नहीं, संसार में एक प्रमुख खाद्य फसल के रूप में यह आ रहा है। भारत में मखाना उत्पादन में बिहार का स्थान प्रथम है। पूरे भारत में जितना भी मखाना उत्पादन होता है उसका 90% बिहार में उत्पादन होते हैं। मखाना के पैदावार को बढ़ाने के लिए बिहार में स्वर्ण वैदेही नामक एक हाइब्रिड प्रजाति का प्रयोग किया जा रहा है। स्वर्ण वैदेही नामक एक हाइब्रिड प्रजाति विकसित की गई है। इसका जो क्षेत्र हम देखते हैं, उत्पादन क्षेत्र, वह उत्पादन क्षेत्र है दरभंगा, मधुबनी, सुपौल और समस्तीपुर। दरभंगा जहां सबसे ज्यादा मखाना की खेती होती है। बिहार की जो प्रमुख कृषि था और जो प्रमुख फसल था उसकी चर्चा मैं आज के ब्लॉग में कर चुका हूं। यह आप लोगों को एग्जामिनेशन में हमें विश्वास है कि बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करेगा। जो हमारे ब्लॉग में नहीं आए हैं यानी मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।